चलो, आज हम लोगों को मुगल वंश के बारे में जानना है ना। देखो, शार्ट में पीछे पीछे की कुछ चीजों को जल्दी में बता दे रहे हैं कि मुगल वंश की शुरुआत किस शासक ने की, कैसे मुगल वंश की शुरुआत हुई। तो इसके पहले हम लोगों ने लोधी वंश पढ़ा। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी उस वंश का अंतिम शासक था, और यह इस वंश की स्थापना करने वाला बाबर वह अफगान शासक था। वह अफगान में शासक था, लेकिन वह यहाँ के शासन या प्रशासन से बहुत, कार्यशैली से बहुत खुश नहीं था, नाराज था। उसी के चलते वह भारत पर आक्रमण करता है, और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा जाता है। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है और बाबर द्वारा। और बाबर विजयी होने के बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के समाप्ति के बाद यह वंश आता है, और यह काफी लंबे समय तक भारत पर शासन करता है। इसमें बहुत सारे शासक थे, बहुत सारे शासकों ने मिल करके एक लंबे समय तक भारत में शासन करते हैं। तो जिसके बारे में आज हम एक एक शासक के बारे में जानेंगे। देखो, उसके बाद मुगल वंश 1526 से लगभग आजादी की लड़ाई शुरू होने तक, या स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी उसके 1857 की जो क्रांति थी वहां तक चलता है। अब इसमें देखो, कुछ प्रमुख शासक थे। एक समय के बाद यह वंश भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और इसका भी समापन होता है। लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि कौन शासक प्रमुख हैं, किनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, इसमें प्रमुख शासक, ये 6 जो शासक लिखे गए हैं ये प्रमुख हैं। ये इस वंश के प्रमुख शासक हैं, जिनके बारे में हमको डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने शासक हैं इन सभी ने कुछ प्रमुख युद्ध अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, धन दौलत के लिए कुछ प्रमुख युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों के बारे में भी हमको जानने की जरूरत है। तो अभी देखो, अभी हम सामान्य परिचय के तहत सभी शासकों के नाम और उनका क्रम, कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसकी जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहला बाबर, क्योंकि इसी ने इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ा था और जीतने के बाद एक नए वंश की स्थापना किया था, इसीलिए सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? बाबर, जो 1526 से 1530 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं, उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पे बैठता है, जो 1530 से 1556 तक गद्दी पर रहता है। हुमायूं के बाद तीसरा शासक आता है अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठता है, जो 1605 से 1627 ईस्वी तक गद्दी पे रहता है। जहांगीर के बाद शाहजहां, 5वें नंबर का शासक, शाहजहां गद्दी पे बैठता है, जो 1627 से 1658 तक गद्दी पे रहता है। और उसके बाद औरंगजेब गद्दी पे आता है, जो 1658 से 1707 तक गद्दी पे रहता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जो शासक हैं ये इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। इनके शासन काल के दौरान मुगल वंश अत्यधिक मजबूत शासन था, लगभग पूरे भारत पर इनका कब्जा था और काफी मजबूत शासक था। इन्होंने जितने, इसमें जितने ये 6 शासक हैं, इन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी, ज्यादातर उसमें युद्ध क्या हुए? विजयी हुए, और इसी वजह से पूरे भारत पर इनका एक छत्र राज चल रहा था। अच्छी खासी मजबूत स्थिति में ये थे। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि कोई मजबूत शासक या कोई बहुत बहादुर शासक नहीं हुआ, कोई बहादुर शासक गद्दी पर नहीं बैठा, और यह वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और कमजोर होगा तो उस वंश का धीरे धीरे पतन या धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगा कि नहीं। तो इस औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। अब आगे इसमें देखो, हुए तो इसमें और बहुत सारे शासक, लेकिन देखो नोट में इसमें लिखा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस वंश का पतन शुरू हो गया था। पतन शुरू होने का मतलब कि यह वंश कमजोर पड़ने लगा था और धीरे धीरे इसकी शक्ति कमजोर होने लगी थी। इसके हाथ से जो पूरे भारत पे इसकी सत्ता थी वो कमजोर होने लगी थी। छोटे छोटे राजा निकलने लगे थे, छोटे छोटे, और क्रांतिकारियों का उदय होने लगा था। मतलब इनका जो नियंत्रण था वह कमजोर होने लगा था। फिर भी इसके बाद और भी जो शासक थे उनके बारे में हमको जानना है, हालांकि इनके बारे में कोई डिटेल हमको जानकारी की जरूरत नहीं है।
लेकिन कम से कम इनका नाम और इनका क्रम हमें पता होना चाहिए। तो उन 6 शासकों के बाद 7वें नंबर पर जो शासक आता है बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर शाहजहां द्वितीय। देखो क्योंकि शाहजहां पहले आ चुका है इसीलिए ये दोबारा, इसीलिए शाहजहां ये है दूसरा, वही नहीं है, वो तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, ये दूसरा है, इसीलिए शाहजहां द्वितीय लिखा जाता है ना, ये शाहजहां द्वितीय है। उसके बाद मोहम्मद शाह और फिर अहमद शाह बहादुर गद्दी पे बैठता है, यह 12वां शासक होता है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर शाह द्वितीय। यह 14 शासक हैं, 14 या 15 शासक जो क्रम वाइज मुगल वंश की गद्दी पर आते हैं। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वह था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर। यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का कौन था? अंतिम शासक। इसकी मृत्यु के बाद यह वंश फिर समाप्त हो जाता है। तो बहादुर शाह जफर को हम क्या कह सकते हैं कि यह इस वंश का अंतिम शासक था। तो अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन में या सामान्य परिचय की बात करें मुगल वंश की, तो हमको पता लग रहा है कि लगभग 17-18 शासक थे जो जिन्होंने संपूर्ण मुगल वंश में शासक के रूप में कार्य किया। लेकिन अगर इनके बारे में हमको डिटेल जानकारी लेनी है, डिटेल पढ़ना है, तो केवल हमको इन 6 शासकों के बारे में पढ़ना है। ये 6 शासक जो मुगल वंश के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिनके नाम से ही मुगल वंश जाना जाता है। क्योंकि इसके बाद के जो शासक होते हैं वो सिर्फ नाम के गद्दी पे बैठते हैं, अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाते, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है जब पूरा का पूरा मुगल वंश समाप्त हो जाता है ना। तो हमको मुख्यतः इन शासकों के बारे में पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना क्या है? इनका जन्म कब हुआ, कब से कब तक गद्दी पे बैठे, इनका शासनकाल, इनके शासन के दौरान अगर कोई युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बारे में, युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, और कौन जीता कौन हारा, है ना। ऐसे हुमायूं के बारे में। फिर इन सब लोगों ने कुछ कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण कराया, जैसे सुने हो आगरा का ताज, सुने हो नहीं, ताजमहल आगरा का, तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया नहीं कि आगरा का ताजमहल, तो यही शाहजहां था जिसने आगरा में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में क्या बनाया था? आगरा का ताजमहल, जिसे आज भी ऐतिहासिक बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक धरोहर है, और वहां काफी सारे पर्यटक घूमने भी जाते हैं। वो किसने बनवाया था? शाहजहां। मतलब आगरा का जो ताजमहल था वह मुगल कालीन एक इमारत है, मुगल कालीन एक इमारत है, जिसे आज भी सजो करके हमारे देश के लोगों ने रखा है ना। तो एक सामान्य परिचय हमें मुगल वंश के बारे में पता चल गया। चल, सबको समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन शासक है, कौन किसका क्रम क्या है, और किनको किनको पढ़ना है, किनको पढ़ना नहीं। यहाँ इन 6 के बाद इन शासकों के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद सीधा केवल इसको याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो इस वंश का अंतिम शासक है। बाकी केवल उन 6 शासकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया ना?